हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। ओके, मैं सीमा यादव आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोग कैसे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी पढ़ा कहाँ जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में कितनी शाखाएं होती हैं, इनके जनक कौन है, इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी जैसे ही सुनता है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था, बायोलॉजी के जनक कौन है, मतलब जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये सारी क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं। उसके बाद अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे कि अपने फर्स्ट चैप्टर में इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, और क्या चीजें निकाल दी गई हैं इस पे भी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसको बताया जाएगा। और आज का आपका टॉपिक्स होगा सजीव क्या है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सजीव क्या है इस टॉपिक पे। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के जनक क्या है। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। जब भी मेरा क्लास लीजिएगा कॉपी कलम जरूर लेके बैठिएगा, ताकि जो चीजें मैं यहाँ बोलूं बोर्ड पे लिखूं उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सके। ओके, तो यू रेडी? हियर जीव विज्ञान, जो जीव विज्ञान है इसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, जबकि आपको पता ही है बायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले जीव विज्ञान है बायोलॉजी शब्द का उपयोग जो है सन 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक हैं, लैमार्क, ठीक है, और ट्रेविनस, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, यूज किया था। ठीक है, लेकिन जो जीव विज्ञान के जनक हैं उनको वे जो है अरस्तु हैं। कौन है जीव विज्ञान के जनक? कौन है जनक? अरस्तु है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था, ठीक है, वह लैमार्क और ट्रेविनस नामक दो वैज्ञानिक सन 1802 ईस्वी में किए थे। ठीक है बच्चों, ये जनक हो गए और ये शब्द का प्रयोग किए हुए हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट है बायोस और दूसरा है लॉगस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब लाइफ, और लॉगस का मतलब स्टडी। कहीं कहीं लाइफ की जगह लिविंग भी होता है लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक है। लिविंग का मतलब भी सजीव है, लाइफ का मतलब भी जीवन या सजीव है। ठीक है, स्टडी अध्ययन करना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जीवन या सजीव, यहाँ स्टडी या अध्ययन करना। अब यहाँ से हमारा जो है इसका डिफिनीशन निकल के आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा निकल के आ गया। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान है इनकी दो शाखाएं होती है। जीव विज्ञान का जो अध्ययन है दो शाखाओं में किया जाता है। एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है,
जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जूलॉजी किसे कहेंगे और बॉटनी किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका उसी सेम वही, जू मीन्स होता है जीव जंत, ठीक है, बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति या पादप। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणी का अध्ययन किया जाता है, वो जंतु विज्ञान कहलाता है। कभी कभी प्राणी विज्ञान भी लिखा रहता है, बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, प्राणी विज्ञान का भी मतलब वही हुआ, जीव से मतलब है यहाँ। ठीक है, प्राणी विज्ञान कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इसको आप कॉपी में अपने नोट कर लेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, वह जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे या वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है या बॉटनी कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसके जनक कौन है। इतना तो बता दिया कि डिफिनीशन ये हो गया कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके जनक कौन है। तो जनक जो है, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वह है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी जो है, बॉटनी जो है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वह है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक, इतने क्वेश्चन सामान्यतः कभी भी कोई भी पूछ सकता है, पूछ लेता है। ठीक, तो इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस कम की गई है उसमें हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया है कि वाले चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़नी है। तो जो पहला ही टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, सजीव क्या है। पहला टॉपिक क्या है, सजीव क्या है। दूसरा टॉपिक जो पढ़नी है, जैव विविधता, जीवों में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, इसको पढ़नी है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वर्गीकरण की आवश्यकता। अब किसी भी जीव को जानने के लिए या फिर जो भी समूह डिवाइड किए गए हैं उसमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको हम लोग जानेंगे। चौथा है जीवन के 3 डोमेन, ये भी वर्गीकरण से ही रिलेटेड है टॉपिक्स। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, जातियों की संकल्पना एवं वर्गीकरण। 6 है क्रमबद्धता और 7th जो है द्विनामकरण पद्धति। अब द्विनामकरण पद्धति क्यों अपनाया गया, किस लिए अपनाया गया, इनके जनक कौन है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को। एक एक टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो पहला ही टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, सजीव क्या है। सजीव क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सजीव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सजीव को डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे अभिलक्षण होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे हम लोग जान जाते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। जैसे जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, स्वप्रतिकृति की गुण पाई जाती है। ठीक है,
उनमें पोषण की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, गति की क्रिया होती है, संवेदनशीलता पाई जाती है, अनुकूलनशीलता पाई जाती है। ये सारे जो गुण हैं जो कि निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं और सजीव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे गुणों को अगर हम देखें तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या है, ये वस्तु जो है निर्जीव है और ये सजीव है। ठीक है, इसके लिए एक परिभाषा दी गई है सजीव का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जो परिभाषा है। ठीक है बच्चों, कॉपी में अपने नोट कीजिए। सजीव हेडिंग डाल के आप लिखेंगे ऐसे, जीव स्वप्रतिकृति मार्कर नहीं चल रहा है। जीव, यहाँ जीव लिखे हैं बच्चों, जीव स्वप्रतिकृति विकासशील स्वनियमनकारी विकासशील स्वनियमनकारी, ठीक है, स्वनियमनकारी विकासशील, यहाँ तथा लिख लीजिएगा, तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो जीव है सजीव है, स्वप्रतिकृति का मतलब है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। विकासशील का मतलब हुआ कि उसमें जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, विकास होते हैं, उसमें जो सजीव है उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, विकास होती रहती है। वह स्वनियमनकारी, उनके शरीर पे अपना नियंत्रण होता है, वह किसी भी पारस्परिक क्रियाशील होते हैं, तंत्र है, ठीक है, और किसी भी बाहरी उद्दीपनों के प्रति जो है वह अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। जबकि जो निर्जीव होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। तो सजीव में ये आप डिफिनीशन लिख लेंगे कॉपी में। ठीक, अभी हम लोग आते हैं जो सजीव हैं, जीवधारी हैं, उनका क्या लक्षण है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, तब तक आप लोग अपना काम कर लीजिए। अब तक अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तभी हम लोग जान लेते हैं कि जो जीवधारी होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या है उसको। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, जीवधारियों के लक्षण। क्या लिखेंगे? जीवधारियों के लक्षण, इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले जो है जीवराशियों के बहुत सारे लक्षण हैं जिसको हम लोगों को यहाँ जानना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पहला ही लक्षण होता है वो होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि, ग्रोथ। सभी जीवधारियों में सभी सजीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है। सभी सजीवों में वृद्धि करते हैं, या लिख सकते हैं आप सभी सजीव वृद्धि करते हैं। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, ठीक है। यह वृद्धि आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह वृद्धि उनके आकार में, उनके भार में या उनकी संख्या में हो सकती है, ठीक है। उनके आकार में, भार में या संख्या में हो सकती है, ठीक है। यह वृद्धि जो है उनके आकार में, भार में या संख्या में। जैसे इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, सजीव है, छोटा सा है, इसकी आकार जो है बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है, ठीक। तो वृद्धि किया ना। जैसे यहाँ हम समझ लेते हैं एक छोटा सा पौधा होता है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, एक समय विशाल पौधा बन जाता है, बनता है ना। तो उसके आकार में वृद्धि हो रही है ना। भार में मान लेते हैं कि 2.5 किलो का कोई बेबी है, भार उसका 2.5 kg का है। एक टाइम पे, कुछ टाइम बाद अगर हम देखते हैं तो उसका जो वेट हो रहा है वो 2.5 किलो से एभव हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ आकार न बताया, आकार बढ़ गया, भार में वृद्धि हो गई, उसकी जो भार था वो बढ़ गया। कोई जो है एक पौधा है, ठीक है, या एक वस्तु है, इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, 1 से 2 हो जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 हो जा रहा है। जैसे जितने एक कोश की जीव होते हैं ना बच्चों, उनमें संख्या में वृद्धि होती है। एक कोश की जो जीव होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है, इन लोगों में संख्या में वृद्धि होती है, इनकी संख्या 1 से 2 हो जाती है। ये सारे जो लक्षण हैं वह किसमें पाए जाते हैं? सजीवों में या जीवधारियों में पाए जाते हैं। निर्जीवों में ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है, ठीक। अब जो है एक बात और है कि जो ये वृद्धि है वह सब में अलग अलग होती, वृद्धि सब में होती है। कोश की जीव से लेके जो बहुकोश के जीव हैं उन सब में जो है वृद्धि का गुण पाया जाता है, ठीक। एक कोश के जीव है वह एक है, अब वो टूटेंगे, वह कई विभाजन द्वारा कई प्रकार से विभाजित करके और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं, उनकी संख्या वृद्धि करती है। सजीव का लक्षण है, ठीक। अगर हम आकार की बात करें, ठीक है, आकार की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि पौधे हैं या कोई जानवर है वो बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक। ते हो गई। साथ ही साथ जो बहुकोश की जीव हैं उनमें जो जानवर होते हैं, बहुकोश की जीव में जो जानवर होते हैं उनमें और मानव में, जो मानव है, मानव एक निश्चित सीमा तक या एक निश्चित समय तक वृद्धि होता है। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें वृद्धि का जो गुण है जीवन पर्यंत पाया जाता है। जब से पौधा उगा, जब तक वो बड़ा होता है, सूख नहीं जाता है, तब तक उसमें वृद्धि का गुण पाया जाता है। जबकि मानव में ऐसा नहीं होता है, जानवरों में ऐसा नहीं। एक निश्चित सीमा के बाद जो है वह वृद्धि जो है रुक जाती है, ठीक। हाँ, मानव में कुछ रेयर केस में कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो विभाजित होती हैं, और वृद्धि भी कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, वृद्धि भी कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो वही जो समय होता है, निश्चित समय में वो कोशिका विभाजन जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। जबकि पौधों में कोशिका विभाजन वो लगातार होते रहता है, ठीक। जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, मान लेते हैं कि यहाँ चोट लग गई किसी चीज से, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो चोट भर जाती है। आखिर जब हमारे अंदर कोशिका विभाजन हो नहीं रही तो भरा कैसे? नहीं,
ऐसे कंडीशन में जो है वहां की जो सेल्स है वो विभाजित होती हैं, कोशिका विभाजन का गुण वहां प्रदर्शित करती हैं और घाव को भरने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ऐसे रेयर केस में ये विभाजन जो है होता है और वृद्धि की क्रिया होती है। ठीक, आई थिंक आप लोग वृद्धि समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। इसको जितना हमने बताया आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। दूसरा जो है जनन। रिप्रोडक्शन। ठीक, जनन पढ़ने से पहले वृद्धि में जानना है कि ये सजीव का लक्षण तो है लेकिन अभी लक्षण नहीं है, विशिष्ट गुण नहीं है। विशिष्ट गुण इसलिए नहीं है कि जो आकार का बढ़ना, संख्या में बढ़ना या फिर उनके भार में बढ़ना, तो ये कुछ निर्जीव कण में भी पाए जाते हैं। जैसे पहाड़ जो है वो भी धीरे धीरे सालों साल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जो सजीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, जबकि जो निर्जीव में वृद्धि होती है वो बाह्य रूप से होती है। मतलब यह कि जो पहाड़ है या चट्टान है उसके ऊपर धूल के कण आके इकट्ठा होते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो पहाड़ है वो बड़ा हो जाता है। तो आंतरिक रूप से नहीं हो रहा है, बाह्य रूप से हो रहा है। जबकि जो सजीवों में वृद्धि होती है उनमें आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक, रिप्रोडक्शन, जनन की क्रिया। जो सजीव होते हैं, सभी सजीव जो है जनन की क्रिया करते हैं, ये सजीव का लक्षण है। जबकि निर्जीव है जनन की क्रिया नहीं करते, मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक, अब ये जो जनन की क्रिया है कई प्रकार से हो सकती है। जैसे जो एक कोश की जीव है वो विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा अपना जो है जनन की क्रिया कर लेते हैं। बहुकोश की जो है उनमें भी कई तरीके से जनन की क्रिया हो जाती है। कुछ एसेक्सुअल होती है, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, कई तरीके से इसमें हो जाती है, जनन की क्रिया होती है। ठीक है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। और सजीव में भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे सजीव हैं जिनमें जनन की क्रिया नहीं पाई जाती है। जैसे म्यूल का नाम आप लोगों ने सुना है, म्यूल, खच्चर जो होते हैं उनमें जनन की क्रिया नहीं होती, ये इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने जो श्रमिक मधुमक्खी का नाम सुना होगा। ठीक है, मजदूर मधुमक्खी, उनमें भी जनन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, वो बस वर्क करते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं। बस रानी मक्खी वह रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं, ह्यूमन्स बीइंग भी होते हैं, मतलब मानव भी हैं, जो भी जिनमें इनफर्टिलिटी होती है, नपुंसकता होती है, वो फर्टाइल नहीं होते हैं, वो जनन की क्रिया नहीं कर सकते, उनमें बेबी ग्रोथ करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि ये सजीव का अभिलक्षण नहीं है। अभिलक्षण तो तब मानते ना जब सारे सजीव में ये क्रिया होती। ठीक, मतलब ये जो है सजीव लक्षण तो हैं, अभिलक्षण नहीं, विशिष्ट गुण नहीं है। ठीक, तो ये आपका सजीव हो गया। अगला जो है उपापचय। क्या है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सभी सजीवों में उपापचय की क्रिया पाई जाती है। उपापचय का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर या सजीवों के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे फूड का लेना, डाइजेस्टेड होना, श्वसन क्रिया, जितने भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारे किसके अंतर आते हैं? मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक, इसको आप लिख लेंगे कि सभी सजीवों में उपापचय की क्रिया पाई जाती हैं। ठीक, और निर्जीव में ऐसी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं।
अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। तो जो संवेदनशीलता का गुण है, अनुकूलनशीलता का गुण है, ये गुण जो है सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। संवेदनशीलता की मतलब ये हुआ कि वह बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपने क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अनुकूलन का मतलब ये हो गया कि सारे जीव सब जगह या सारे पौधे जो है सब जगह अनुकूलित नहीं होते हैं। जिस माहौल में जिस अनुकूलित हो जाते, जो जीव अनुकूलित हो जाते हैं वह जीवित रहते हैं। तो सबकी अनुकूलन जो शीलता होती है अलग अलग होती है लेकिन पाई जाती है, जबकि जो निर्जीव है ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला जो है जीवन चक्र। अब जीवन चक्र की बात करें तो ये भी है, कोई अगर पौधा ग्रो किया है, उगा है, तो वो एक दिन सूखेगा जरूर, धीरे धीरे उसका वृद्धावस्था जरूर आएगा। अगर कोई मानव जन्म लिया है तो मरेगा जरूर। ठीक, अगर कोई जानवर जन्म लिया है तो उसका अंत जरूर होगा। ठीक, तो ये जो है जीवन चक्र जो है सजीवों में पाया जाता है। ठीक, अगला जो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आप इसको लिखते जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ये जो है जीवन की भौतिक आधारशिला होती है। कौन? जीव द्रव्य। कोशिका में अगर जीव द्रव्य नहीं पाया जा रहा है तो कोशिका मृत्यु मानी जाएगी, निर्जीव मानी जाएगी। जिस कोशिका में जीव द्रव्य पाई जा रही है वह जीवित होगा। ठीक, तो इसको क्या कहा गया है? जीवन की आधारशिला मानी गई है। किसको? कोशिका की आधारशिला मानी गई है। कौन? जीव द्रव्य। ठीक, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप जो है जीवन चक्र चलता रहता है। अगला आता है कोशिकीय संरचना। 6 कोशिका संरचना। तो ये जो कोशिकीय संरचना है बच्चों, ये सारे सजीवों में पाए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय है चाहे बहुकोशिकीय है। अगर कहा जाए तो जीवन का जो भौतिक आधार होता है या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, वह होती है कोशिका, जिसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, आधारभूत इकाई होती है, क्योंकि किसी भी जीव का जो निर्माण है वो कोशिका से ही हुआ है। अगर एक कोशिकीय है तो उनमें एक ही कोशिका पाई जा रही है, अगर वो बहुकोशिकीय जीव हैं तो उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जिसके वजह से उनका जो है जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है बच्चों, जबकि निर्जीव में ऐसा कोई अभिलक्षण गुण नहीं पाया जाता है। अगला है गति। अगर हम गति की बात करें बच्चों तो सभी सजीवों में गति की क्रिया पाई जाती है। वह गति जो है आंतरिक रूप से भी हो सकती है और बाह्य रूप से भी हो सकती है। निर्जीव में नहीं होता है, लेकिन ये अभिलक्षण नहीं, अभी बताते हैं आपको। गति, मोशन। गति की बात करें बच्चों तो सभी, जैसे कि हम लोग है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, पेड़ पौधे हैं वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन वे मोशन, जैसे उनकी पत्तियां हिलती हैं, डालियां हिलती हैं, तो गति तो होता है ना। बस ये है कि उनको लोको मोशन नहीं हो पाती है, गमन की क्रिया नहीं होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, लेकिन गति तो होती है। जैसे अभी हम हाथ को हिला रही है, गति ही हो रही है, बोल रहे हैं, ये भी गति की ही क्रिया है। जबकि जो निर्जीव है उनमें नहीं होता। हाँ, कार एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है, या हम लिख रहे हैं तो ये चल रहा है, लेकिन यह
किसी के हेल्प से हो रहा है। कार को ले जाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ती, उसको ईंधन की जरूरत पड़ती, तब वो चलता है, ठीक। और जो सजीव है अपने आप ही चलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका श्वसन। रेस्पाइरेशन। बच्चों, जो रेस्पाइरेशन की क्रिया है यह एक अभिलक्षण है, विशिष्ट गुण है, क्योंकि ये श्वसन की जो क्रिया है वो केवल और केवल सजीव में पाया जाता है और सभी सजीवों में पाया जाता है। बिना श्वसन के कोई भी जीवित नहीं रह सकते। बिना श्वसन के कोई भी जीव है, सजीव है, अगर उनमें श्वसन की क्रिया नहीं हो रही है तो निर्जीव माने जाते हैं। जैसे जिस दिन श्वसन की क्रिया बंद होती है उस दिन मानव को क्या कहा जाता है? मर चुका है, डेड कर चुके हैं, और ये निर्जीव हैं, अब इनका कोई यूज नहीं है। तो श्वसन की क्रिया जरूरी है और श्वसन की क्रिया सारे सजीवों में होते हैं। होता क्या है श्वसन में कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ये सारे सजीव में ये लक्षण पाए जाते हैं। सब में ऐसे ही होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक जो है वह है पोषण। ये गुण बता रहे हैं आप लोगों का। न्यूट्रिशन। तो सभी सजीवों में न्यूट्रिशन का गुण पाया जाता है, पोषण का गुण पाया जाता है। मतलब हमें जीवित रहने के लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वही न्यूट्रिशन है। चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, सबको पोषण की आवश्यकता होती है। बच्चों, सबको पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे जो जानवर होते हैं वह परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं वो पेड़ पौधों पर और दूसरे जानवर पे आश्रित होते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन भोजन तो बनाते हैं, उसका यूज करते हैं, उनके वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे अन्य मानव के वो होती है, ठीक। अगला आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की क्रिया, अब उपापचय की क्रियाएं पूरा हो चुकी हैं, रासायनिक जो क्रियाएं, शरीर की आंतरिक क्रियाएं हो चुकी हैं, पोषण अगर कर चुके हैं, तो सारे सजीवों में ये लक्षण होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर होते हैं, उनको बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से जो सारे सजीव जो है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, सारे अपने शरीर के अंदर के, अपने बॉडी के अंदर के जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये गुण बस सजीव में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता है, और एक प्रकार का ये अभिलक्षण भी है, ठीक। तो आज हम लोगों ने जाना सजीव क्या है और सजीवों के लक्षण क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये सजीव होते। जितना हमने टॉपिक्स बताया बच्चों, वो सारे जो है सजीवों का लक्षण होता है, निर्जीव का नहीं होता है, ठीक। जहाँ जहाँ डाउट्स वाले थे उसको हमने बता दिया है। अगर इसमें भी आप लोगों को कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर क्लास समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।